हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सकत। आप देख रहे हैं टेक रैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ। एक महीने बाद शायद वीडियो डाल रहा हूँ। एक महीने शायद नहीं, एक महीने बाद ही वीडियो डाल रहा हूँ। यार, फैट एग्ज़ाम्स थे। मतलब हम लोग का यूनिवर्सिटी की जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो था, और उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। बट अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस लाने का। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को विजुअलाइज करना मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कभी भी अगर कोई भी कोर्स पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, तो उसमें क्या होता है, आपका एक टर्म आता है जिसका जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसी के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप सेम तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं जिस तरीके से आज मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊंगा विजुअलाइज करना। बिल्कुल सेम टेक्निक है, उसकी मदद से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि इस चीज़ को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे n। तो जो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका, ओ एन जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको तो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है, और उसको अगर आप एक बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं, तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम का जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एरे में अगर n एलिमेंट्स है और वो n बार अगर ट्रैवर्स कर रहा है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। तो ये तो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि हो जाता है आपका बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग n। अब ये लॉग n को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए कि ये लॉग n हम लोग कैसे समझे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग n है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आज कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली मैथमेटिकल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे हैं। मास्टर्स मेथड होता है, उसके बाद आपका रेकरेंस ट्री मेथड होता है, बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का। लेकिन मैं आज आपको समझाऊंगा कि अगर आप एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं एक प्रोग्राम का, तो आपको कैसे समझ आएगी कि हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बाइनरी सर्च लेते हैं, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही आएगा। इसको आप विजुअली कैसे समझ सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये टेक्निक जो है ये मैंने भी बहुत रिसेंटली सीखा, और मुझे लगा कि इस टेक्निक को लोगों को समझाना ज़रूरी है। क्योंकि इस टेक्निक से क्या होगा कि जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो ये सारे मेथड्स नहीं पता है जिन लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, वो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एज अ इजी टॉपिक समझे। मतलब उन लोग को इजीली इस चीज़ को समझ में उन लोग का आए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता है। इसका बस हवा बनाया हुआ है कि दिस इज अ वेरी हार्ड टॉपिक, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा यही चीज़। इसी के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा एफर्ट्स थोड़ा सा पसंद आ रहा है, आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे को आपको पता होगा यार ये एक छोटा चैनल है। इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए होगा, इस चैनल को ग्रो करने के लिए व्यूज़ वॉच टाइम चाहिए होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एकदम लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ वैल्यू मिलेगा। और यार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है चैनल को। यूट्यूब एल्गोरिदम हमारे जो चैनल है उसको प्रमोट करता है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आने के बाद बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पाइथन प्रोग्राम लिख के रखा है। यहाँ पर आज मैं आपको दो एल्गोरिदम्स की मदद से दिखाऊंगा कि दो एल्गोरिदम्स कितना टाइम लेता है, मतलब कितने बार उसको आइटरेट करना पड़ता है थ्रू ए एरे टू गेट द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च लिया है। तो ये दो एल्गोरिदम्स होते हैं सर्चिंग के जो बहुत ज़्यादा बेसिक माने जाते हैं। तो दोनों एल्गोरिदम्स का यहाँ पर मैंने कोड लिख के रखा है। अभी ये कोड आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एरे लेके रखा है 1 से 10 तक, और मैं यहाँ पर 10 जो एलिमेंट है इसको मैं ढूंढने वाला हूँ। तो इसका जो लोकेशन है वो ये जो एल्गोरिदम्स है वो इसका लोकेशन तो रिटर्न करेंगे ही, लेकिन उसके बाद ये भी रिटर्न करेगा कि इस लोकेशन को ढूंढने के लिए इन लोग को कितना बार आइटरेट करना पड़ा थ्रू द एरे। तो इस चीज़ को रिटर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल लिया है, और इस काउंट वेरिएबल को मैंने एक एक बढ़ा दिया है जितना बार भी इसको आइटरेट करना पड़ा है।
अभी देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम और थोड़ा सा वेट कर ले। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो लोकेशन है इस 10 का वो है 9 क्यों है, क्योंकि ये जो है ये 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। सो इसका इंडेक्स है 9 इस 10 एलिमेंट का। और इसको ढूंढने के लिए 10 को ढूंढने के लिए लीनियर सर्च जो एल्गोरिदम है इसको लेना पड़ा 10 टर्न्स, मतलब 10 बार इसको घूमना पड़ा टू फाइंड 10। और ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है उसी 10 को ढूंढने के लिए इसको 4 बार आइटरेट करना पड़ा थ्रू आउट द एरे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है ये ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू लीनियर सर्च। लेकिन यहां पर एक चीज अभी आ जाता है कि बाइनरी सर्च जो एल्गोरिदम है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है बाइनरी सर्च के बारे में, तो बाइनरी सर्च क्या करता है कि बेसिकली आपका जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम पर काम करता है। इसका मतलब क्या है कि दिस टेक्स द एरे जो कि 10 एलिमेंट्स का है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो क्या करेगा कि वो 5-5 एलिमेंट्स में बांट देगा। और 5-5 एलिमेंट्स में बांटने के बाद क्या करेगा कि वो मिडिल एलिमेंट को देखेगा। और मिडिल एलिमेंट को देखने के बाद वो देखेगा कि मिडिल एलिमेंट से वो जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो बड़ा है या फिर छोटा है। अगर वो छोटा है तो वो लेफ्ट साइड में ढूंढेगा, अगर वो बड़ा है तो वो राइट साइड में ढूंढेगा। मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप रिवर्स कर लीजिए चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बाइनरी सर्च है ये हर बार एक ही लेंथ नहीं ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम ये एरे का हाफ ढूंढेगा, नेक्स्ट टाइम ये एरे का 1/4 ढूंढेगा, थर्ड टाइम जो है ये एरे का 1/8 ढूंढेगा। तो ये जो है ये जो इस तरीके से जो कम हो रहा है, इसी की वजह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपका log n आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक से 10 तक अगर एक एरे है तो इस एरे जो है इसका जो साइज है वो 10 है। और 10 को अगर हम लॉग कर देते हैं log of 10, तो log of 10 बेस 2 अगर हम निकालते हैं तो उसका आंसर 3.63 के आसपास आता है, जो कि अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो उसका आंसर 4 आता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही इजीली कि यहां पर ये 4 आंसर क्यों आ रहा है। सो इस चीज को अगर हम विजुअलाइज करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है एक्सेल सीट। सबसे पहले हम यहां पर लीनियर सर्च का देखेंगे। तो लीनियर सर्च में अगर एक एरे में 10 एलिमेंट्स है तो उसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है कि एक एलिमेंट जो है उसको ढूंढने में मैक्सिमम उसको 10 टर्न्स लगेंगे। अगर एक एरे जो है उसमें 100 एलिमेंट्स है तो उसको ढूंढने के लिए इसको मैक्स टू मैक्स 100 आइटरेशंस लगेंगे लीनियर सर्च को। और इसी तरीके से 500 के लिए 500, 1000 के लिए 1000। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम अभी प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल यहां पर 10 है और यहां पर 10 है, तो इसको अभी हम प्लॉट करें तो यहां पर एक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद अगर 100 है तो 100 के लिए यहां पर एक पॉइंट आ जाता है। अगर आप यहां पर 500 के लिए देखते हैं तो 500 के लिए यहां पर एक पॉइंट आ जाता है। और 1000 के लिए आप देखते हैं तो 1000 के लिए यहां पर एक पॉइंट आ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आता है। सो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, y = mx + c। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ्स किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो लीनियर आ रहा है। दिस इज लीनियर क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल y = mx + c। तो इसका अगर हम c को हटा दे और यहां पर m का वैल्यू अगर 1 डाल दे तो क्या होगा कि इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यही यहां पर हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम 0 0 करें 10 10 करें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दे तो ये 0 0 से पास करेगा। तो इसी वजह से इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है और इसी वजह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है। तो अभी अगर हम लोग इस चीज को समझे जो कि है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में आप क्या देखते हैं कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है एक एरे में तो मैक्सिमम एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए उसको 4 आइटरेशंस चाहिए होता है। क्योंकि वहां पर जो है वो मैंने वर्स्ट केस लिया था। वर्स्ट केस कब होता है बाइनरी सर्च में, जब वो एलिमेंट जो है वो आइदर तो एरे के स्टार्टिंग में होता है या तो एरे के लास्ट में होता है। तो हमने लास्ट वाला एलिमेंट लिया था तो इसीलिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा आइटरेशंस कितना चाहिए वो इसको लगा था।
सो यहाँ पर 10 के लिए मैक्सिमम आइटरेशंस उसको 4 चाहिए होता है, लेकिन 100 के लिए मैक्सिमम आइटरेशंस उसको बस 7 चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ठीक से याद करें तो जो हम लोग का लीनियर सर्च था उसके लिए उसको 100 चाहिए होता। तो 7 और 100 में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ यहीं पर जो है ये इसको मदद कर देता है कि आप बहुत ही इजीली जो है वो ढूंढ सकते हैं। अगर आपका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा है तो उस केस में बाइनरी सर्च जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कंपेयर टू लीनियर सर्च। और यहाँ पर अगर 500 आइटरेशंस है तो मैक्सिमम उसको 9 आइटरेशंस लगेंगे कोई भी एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए उस एरे में। अगर 1000 होता है तो मैक्सिमम उसको 10 आइटरेशंस लगेंगे किसी भी एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए उस एरे में। सो यहां पर अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ को अगर हम अच्छे से देखें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए लॉग एन, मतलब लॉग एक्स का ये ग्राफ है। y इक्वल टू लॉग एक्स अगर हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से आता है। अगर हम थोड़ा सा इंटरनेट पे जाए और यहाँ पर लेट मी फाइंड समथिंग लाइक डेस्मोस जो कि एक ऑनलाइन प्लॉटर है, और यहाँ पर अगर हम जाए और ग्राफिंग कैलकुलेटर में जाए एंड ग्राफिंग कैलकुलेटर में जाने के बाद अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एक्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है ये भी कुछ इसी तरीके से आ रहा है। सो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो log n आ रहा है। तो इस चीज को ही मैं आपको समझाना चाहता था कि इसी तरीके से आप बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी एक प्रोग्राम में कि उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा या फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एक जो आप बहुत सारे एरेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप एक 10 एलिमेंट का एरे लीजिए, एक 100 एलिमेंट का एरे ले लीजिए, एक 50 एलिमेंट का एरे ले लीजिए, और उन सब एरेज में आप देखिए कि उसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मतलब एक किसी भी रैंडम एलिमेंट को उस एरे में ढूंढने के लिए उसको मैक्सिमम कितना आइटरेशंस करना पड़ रहा है। तो ये अगर आप ढूंढ देते हैं और उसको अगर आप प्लॉट कर देते हैं तो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। सो इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मैंने n log n जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको क्वाजीलैटरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। तो इसके लिए भी यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। यहां पर n स्क्वायर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए भी मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर ये n स्क्वायर जो आपका x स्क्वायर जो आपका एक्सपोनेंशियल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सॉरी जो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है उसी तरीके से ये ग्राफ दिख रहा है। और उसके बाद मैंने n क्यूब का भी प्लॉट किया है। n क्यूब का यहाँ पर आपको n क्यूब और n स्क्वायर का इसीलिए सेम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये जो वैल्यूज है ये डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 12 और उसके बाद कुछ जीरोज है और यहाँ पर 1.2 e है, मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों को पास पास रखेंगे तो दिस इज नॉट ग्राफ्ड इक्वली, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दे तो इस स्केल पे अगर हम लाए तो ये जो है ये और भी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको स्टीपर हो जाएगा। सो जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में आया कि आप बहुत ही इजीली किस तरीके से किसी भी एल्गोरिथम का एक ग्राफ बना सकते हैं और उस ग्राफ से आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि उस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक दे देना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक टेक रैक नाम का चैनल है जो कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जो कि हम लोग का काम आ सकता है। सो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।